बहुत सारे स्कूल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ मेंटरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग वगैरह कुछ है ही नहीं। गांवों के जो स्कूल हैं और जो गांवों में टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी ज्यादातर किसी न किसी काम में लग गया। कभी इलेक्शन में ड्यूटी लग गया, एग्जैक्टली। कभी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, कभी और हेल्थ कैंप लगे हुए हैं, कभी कुछ और एक्टिविटीज हैं। मोटी मोटी चीज़ें थी कि ये इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, और एक सीए बन गए, या कॉमर्स में बीकॉम वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह बन गए, या ह्यूमैनिटी है तो इधर कुछ बिजनेस, वो सॉरी, गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, जॉब करने लग गए। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल मेडिकल साइंस की दी कि शुरू में अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो तो वो इंजीनियर बन गया, या मैं कहता हूँ इंजीनियर भी नहीं बन पाया, डॉक्टर भी नहीं बन पाया, एडवोकेट भी नहीं बन पाया, कुछ और बना, लेकिन उसके बाद उसने कुछ बिजनेस किया या कुछ सही। काम किया, उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, आई कैन डू मच बेटर, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छी कोई ना कोई चीज। तो उस वक्त अगर वो करना चाहे तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है इंडिया के अंदर में। नहीं, वो बहुत हमें हॉट टॉपिक, और एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि खुद को कैसे पहचाने। जो ज्यादातर लोग होते हैं उनको बहुत अरसे तक ये नहीं पता चलता कि उनका टारगेट क्या था। तो कैसे अभी भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं, हालांकि कैट जैसी बहुत बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है, तो करिकुलम में चेंज की खुद हाँ, को मैं कैसे अगर रेडी आपसे पूछूं ये मोबाइल है, करें। कितना वक्त देते हैं आप दिन में? मेरा 5 घंटे एवरेज है। 5 घंटे आपका। एवरेज। ये एक स्टेटमेंट है, यू मस्ट थिंक अबाउट इट। रियल वर्ल्ड इज इज वर्चुअल। वर्चुअल, रियल वर्ल्ड इज वर्चुअल। वर्चुअल। कैसे? मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में एक एक चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम का हो, पूरा इंजीनियरिंग का हो, अदर जो कोर्सेज है उनका हो, पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल, इंडस्ट्री, जॉब, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। और ये सफिशिएंट है एक स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने बारे में अगर सोच रहा है तो इन चीज़ों को ऐड करे। और पेरेंट्स जो देख रहे हैं, जो मेंटर्स या टीचर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि क्या है वो चीज़ें जो चेंज मांग रही हैं, जिनकी दरकार है। तो उन चीज़ों को, उन हैबिट्स को लाएं अपने अंदर, और उसको इम्प्लीमेंट करें, और फिर यकीन जानें कि चेंज ऐसे ही आता है। तो सबसे पहले मैं वेलकम कहता हूँ अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी साहब का। और इनसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं, आप अपनी एक जर्नी की स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर, और अब जबकि आप डायरेक्टर हैं एमएससी का, तो यहाँ तक की एक ब्रीफ इन जर्नी को आप बताएं कि आपका क्या जर्नी रहा है अब तक का। देखिए, मैं संभल मुरादाबाद यूपी में एक जगह है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरी जो बुनियादी तालीम हुई है वो जामिया मिडिल स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मैंने बीटेक जामिया से किया, एमटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, और पीएचडी मेरी फिर जामिया से रही। और इस पूरे सफ़र में तालीम का जो दौर रहा, जो एजुकेशन रही, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बड़े तल्ख तजर्बे भी रहे। लेकिन ओवरऑल अगर हम जब अपनी बैक फाइल को चेक करते हैं, बैक चीज़ों को देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, दैट वाज ए गुड टाइम। और उस वक्त हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, किया, खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, एक ग्रास रूट से भी जुड़े हुए थे, हाई सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। और वो अपने आप में एक मिक्स कल्चर जो था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। जामिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, उनके थ्रू दोस्तों के साथ हम टूर प्रोग्राम करते थे, सफ़र बहुत किए हमने। मैंने अभी तक हिंदुस्तान का तकरीबन हर हिस्सा, हर इलाका देखा हुआ है। और वो मैंने अपने स्कूल डेज़ में ही, कॉलेज की डेज़ तक मैंने देख लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ डीएसटी के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम थे, साइंस कम्युनिकेशन के इवेंट्स थे, साइंस कम्युनिकेशन थ्रू पपेट्री, नेचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, साइंस अवेयरनेस कैंप्स। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की, और बहुत रिसेंटली तक हम करते चले आए। अब मेरा डायरेक्ट टच नहीं रहा, क्योंकि हम प्योरली एकेडमिक्स और कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं। बट वहाँ से हमने उस पूरे सफ़र से बहुत कुछ सीखा। और इस तकरीबन 25 सालों में मैं कहीं ना कहीं जुड़ा रहा एकेडमिक्स से ही। बच्चों को ट्रेन करना, टीचर्स को ट्रेन करना, अनस्किल्ड को स्किल्ड ट्रेनिंग देना,
इसी तरह की चीज़ों में मैं ज़्यादातर इन्वॉल्व रहा और मैं समझता हूँ इस 25 सालों में मैंने 3-4 हज़ार 5,000 लोगों को ट्रेन किया होगा या पढ़ाया होगा, बट उसका इम्पैक्ट जो है अगर आप इनडायरेक्टली देख लें तो 25 सालों में तकरीबन 3 लाख 4 लाख 5 लाख कितने का होगा, मुझे लगता है इवन मोर देन दैट। तो ये एक छोटी सी जर्नी मेरी रही एजुकेशन के सिलसिले से। मैंने रिन्यूएबल एनर्जी में पीएचडी किया जामिया से और मेरा रिसर्च वर्क जो था वो बायोमास खासकर मैंने लिया और एक मीथेन गैस प्रोड्यूस करी आउट ऑफ डाइजेस्टर, जो मीथेन गैस प्योर 95% मीथेन प्योर गैस प्रोड्यूस की हमने उस मॉडल से। उसमें मुझे पेटेंट भी अवार्ड हुआ। मेरे वालिद में फाइनेंशियली यकीनन वो लिमिटेशंस थी, तो लेकिन ये कोशिश करी कि सारी औलाद पढ़े, तो अलीगढ़ में भाइयों को भेजा, जामिया में भाइयों को भेजा और सारे लोग मतलब मेरी बहनें मेरे भाई सब लोग पढ़े लिखे और तालीमी याफ्ता हैं। तो दैट वे वी वर फॉर्चुनेट, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन जामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं अगर बात करूँ जैसे बहुत सारे, अब मैं यूपी बिहार और हरियाणा की बात कर लूँ, एमपी भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ हम गांव की बात करें, इवन टाउन की भी, तो बहुत सारे स्कूल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ मेंटरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग वगैरह कुछ है ही नहीं। वहाँ बच्चे जानते ही नहीं है क्लास 8 कर लिया उसके बाद क्या करना है, क्लास 10th कर लिया, 12 कर लिया, बोर्ड हो गया, उसके बाद होता है कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इसलिए कि साइंस स्ट्रीम में स्कोप बहुत है, इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे रास्ते खुले रहेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो एक स्टीरियोटाइप भी कह लें कि हाँ है, बिल्कुल साइंस में ही सब कुछ है, कॉमर्स गया तो थोड़ा सा कम कॉमर्स में है, ह्यूमैनिटी में बहुत कम है। तो इस तरीके से अभी भी ये सारी चीज़ें हैं। तो जामिया एमयू में ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले से हैं कि उनको गाइडेंस मिल जाता है, मेंटरशिप मिल जाती है, लेकिन उन स्कूलों में नहीं मिल पाती, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मुझे लगता है कि उसका एक वायबल सोल्यूशन जो निकल सकता है वो ये कि वो जो टीचर्स हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं स्कूलों में बिल्कुल। या गाँवों में, उनको बहुत अच्छी से ट्रेनिंग देनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पर ट्रेनिंग मिले उनको और उनको एक मैंडेट दिया जाए कि आपको इतना करना है उस इलाकों में, और उस मैंडेट के साथ में वो लोग उस काम को अंजाम दें, उसकी बाकायदा चेकिंग हो, उसका बाकायदा आउटकम नजर आए, एक एक प्लान तैयार हो कि 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। बिल्कुल। अगर उसकी ट्रेनिंग की जाती है उन असातिज़ा को, उन टीचर्स को, तो अगर दूसरे ममालिक में एक अच्छे कल्चर के साथ में वो चीज़ें की जा रही हैं, उनके यहाँ भी गाँव हैं, उनके यहाँ भी छोटे इलाके हैं, अगर उसको हम यहाँ करें, उनको उस तरह की ट्रेनिंग इनको की जाए, तो मुझे लगता है कि उस लेवल पर हम काम कर सकते हैं। दूसरा एक और जो उसमें एंगल है जो मुझे लगता है हम आमतौर पर देखते हैं कि गाँवों के जो स्कूल हैं और जो गाँवों में टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी ज़्यादातर किसी न किसी काम में लग गया, कभी इलेक्शन में ड्यूटी लग गया, कभी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, कभी और हेल्थ कैंप लगे हुए हैं, कभी कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, वो डीसी डीएम होते हैं स्टेट में, वो अपनी उनको काम अंजाम देना है तो वो उनको असाइन कर देते हैं एंड दे वर्क फॉर दोज थिंग्स। तो उनका जो रियल इम्पैक्ट है स्कूल के लेवल पर वो नहीं हो पाता, फिर दे आर ऑल्सो बिजी इन अदर बिजनेसेस एंड ऑल, तो वो एक बड़ा एक गैप है। तो मुझे लगता है कि अगर उन टीचर को बाकायदा, अगर वो टीचर है तो उनका एक प्रोफेशन टीचिंग का है, उनको ट्रेन किया जाए और फिर वो डाउन द लाइन उन बच्चों को ट्रेन करें, उन बच्चों को मेंटरशिप करें, अगर उस लेवल पे चीज़ें बन जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे कंट्री के अंदर एक बहुत अच्छा वाइब्रेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो रही, वहीं पे हमें इसको हल करना पड़ेगा, तो वी वुड बी एबल टू गेट द सॉल्यूशन। अब 12 करने के बाद या जैसे जॉब की बात करें तो पहले बहुत एक लिमिटेड, हम मान लें कि मोटी मोटी चीज़ें थी कि ये इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, और एक सीए बन गए, या कॉमर्स में बीकॉम वगैरह अकाउंटेंट वगैरह बन गए, या ह्यूमैनिटी है तो इधर कुछ बिजनेस, वो सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, जॉब करने लग गए। लेकिन अभी 300-400 प्लस जॉब अवेलेबल है, एक एक फील्ड के, एक एक एरिया के अंदर बहुत सारे डोमेन हैं। तो उनके बारे में अवेयरनेस, क्योंकि आप भी गांव के अंदर जाते होंगे, गांव छोड़ दे टाउन के अंदर भी, मैं भी बहुत सारी जगहों पे जाता हूं, जब बच्चों से मिलता हूं तो उन्हें पता ही नहीं है
देखिए अगेन मैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम की या हम लोग इंजीनियरिंग का, तो ये कह कौन रहा है आपको? बेसिकली आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या आपके टीचर्स कह रहे हैं? बिकॉज उस बच्चे को जो 10 साल का है, 12 साल का है, इवन 15 साल का भी हो गया, पॉइंट 18 साल तक भी, ही डजंट नो, उसे हम्म पता ही नहीं है, सही तो उसको कौन कह रहा है? हाँ वो यही पेरेंट्स कह रहे हैं ना, बिल्कुल या उसके जो टीचर्स है वो कह रहे हैं। हाँ हाँ तो वो जो गैप, मतलब जो कह रहा है वहीं रोको उसको। हाँ अगर उसको उस प्रॉब्लम को वहीं सॉर्ट आउट कर दिया गया तो आगे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे जाने के बाद जो आप कह रहे हो प्रॉब्लम आ रही है, जॉब की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो हम्म साइंस साइड की ही कोशिश कर रहा है, बाकी हम्म ह्यूमैनिटीज में नहीं जा रहा है, कॉमर्स में नहीं जा रहा है, जबकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो हो क्या रहा है कि वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अगर हम पेरेंट्स को ओरिएंट करें, मैं कहता हूँ पेरेंट्स को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास शायद वो बच्चे तो हैं लेकिन मैंडेट नहीं है उसके पास कि एजुकेशन में क्या करना है, कैसे करना है, उसे भी नहीं पता है। तो वो जो टीचर्स हैं, अगर उनको पूरा पता हो और शुरू से लेके चले, तो टीचर बच्चे को ये गाइड कर सकता है कि ही वुड बी गुड इन स्पोर्ट्स, ही वुड बी गुड इन, और शी वुड बी गुड इन सही आर्ट्स, और मे बी ह्यूमैनिटीज, और इन कंप्यूटर साइंस, और वॉट एवर इट इज। तो वहीं से लेके जब चलेंगे और जब उसका ओरिएंटेशन वहीं से बन जाएगा, तो आगे जाने के बाद उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दूसरा बड़ा और फैक्टर है हिंदुस्तान के अंदर में, जो दूसरे ममालिक में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो क्या? अब मैंने अगर साइंस ले ली तो साइंस के बाद मैं कॉमर्स में जा सकता हूँ, आर्ट्स में जा सकता हूँ, बट somebody who opted the arts cannot go to commerce or the science। ये नहीं है। अगर मैं इंजीनियर बन गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि भाई आई थिंक आई बिकेम इंजीनियर बिकॉज जामिया having the best department was the engineering, so I went to the for the engineering. Had there been a medical college, I could have gone for a medical college. वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, वरना मैं मेडिकल कॉलेज में जाता। हाँ मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा मेडिकल साइंसेज में था, लेकिन जामिया में थे, अब मैंने किसे किसे यहाँ भेज दिया था, तो अगर वो इंजीनियरिंग बेस्ट था इसलिए चलेगा, नहीं होता तो हम उसमें चले जाते। तो ये जो अब मैं अगर डॉक्टरेट में जाना चाहूँ या इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा इंटरेस्ट भी हो, तो मैं नहीं जा सकता या नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ अदर फैमिली कमिटमेंट्स एंड रिलेशंस। और बट यही चीज़ अगर आप अमेरिका में होते तो आप वहाँ पर, मेरा एक दोस्त था, उसने जामिया से 2 साल इंजीनियरिंग करी, 2 साल अमेरिका चला गया, उसने वहाँ से कंप्लीट करी डिग्री, उसने वहाँ से ली, 10 साल तक उसने इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया, अभी उसने मेडिकल साइंस किया और नाउ ही इज अ डॉक्टर। तो मतलब वो पॉसिबिलिटी है, बट इंडिया में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर मैं आज डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ से क्या करके गए थे वो? इंजीनियरिंग 2 साल की इंजीनियरिंग और वहाँ से करी, और बाकी 2 साल की इंजीनियरिंग उसने यूएस से कंप्लीट करी, डिग्री वहाँ से ली, 10 साल इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया। हाँ? उसके बाद उसको लगा कि ही वुड लाइक टू गो फॉर मेडिकल साइंसेस। उन्हें जो उनका क्रेडिट सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें उसने एग्जाम क्लियर करे, नाउ ही इज मेडिकल डॉक्टर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इंडिया के अंदर, ये इंडिया पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या दिक्कत? मैं जो पॉइंट आपने कहा कि जब बचपन से, एक तो उसका ओरिएंटेशन ही बिल्कुल गलत किया गया, हाँ। ठीक है, फिर हो सकता है कि उस वक्त अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, और जैसे मैंने अभी एग्जांपल मेडिकल साइंस की दी कि शुरू में अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो, तो वो इंजीनियर बन गया, या मैं कहता हूँ इंजीनियर भी नहीं बन पाया, डॉक्टर भी नहीं बन पाया, एडवोकेट भी नहीं बन पाया, कुछ और बना, लेकिन उसके बाद उसने कुछ बिजनेस किया या कुछ काम किया, उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, आई कैन डू मच बेटर, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छी कोई ना कोई चीज तो उस वक्त अगर वो करना चाहे तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है इंडिया के अंदर में, वो हमें अपॉर्चुनिटीज करनी उसे पड़ेगी। पता नहीं था, वो चीजें उसने कर ली, अब उसको अवेयरनेस मिली या उसे इंटरेस्ट दिखा या पोटेंशियल दिखा कि मेरा इसमें ज्यादा है, तो लेकिन वो स्विच नहीं कर सकता। अब जैसे इंडिया में अभी एनईपी शुरू हुआ 2020, इट्स ए गुड प्रोग्राम जिसमें गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी पेपर पे तो आ गई, उसका जो डाउन द लाइन एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी, एट द लेवल ऑफ स्कूल्स वो जाना चाहिए भी, वो नहीं गया। यानी कि जो उसका पूरा क्रक्स है, जो उसकी जान है डॉक्यूमेंट की, वो अभी तक परकुलेट नहीं हो पाई है। और क्यों नहीं हो पाई है? कि अगेन माइंडसेट नहीं है, लोगों को लग रहा है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, जबकि इट इज पॉसिबल। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल
अब एनईपी के थ्रू मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, किसी स्टूडेंट ने हमारे है। यहाँ एडमिशन लिया, ठीक है। 2 साल उसने इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया। हम्म। अब 2 साल के बाद मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशंस और फैमिली लिमिटेशन ही वुड लाइक टू क्विट, तो उसे 2 साल के बाद में डिप्लोमा डिग्री मिल जानी चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाना चाहिए। सही। उसके बाद उन्होंने जॉब करी। अब 5 साल के बाद वापस आया कि साहब नाउ आई हैव मनी, आई हैव एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय बीटेक। तो जो क्रेडिट उसके 5 साल पहले मिले थे अब और उसने क्रेडिट लिए और उसको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी और ही इज हैप्पी कि दैट आई गॉट ए बीटेक डिग्री 5 साल के बाद में। ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें की गई है। अनफॉर्चुनेटली इसको अभी इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आ रही है इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके लिए क्या है ना, पूरे कंट्री के अंदर वो एक ही तरह का निजाम डेवलप होना चाहिए। अगर वो एक तरह का निजाम डेवलप नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। एक तरह का निजाम अगर बेंगलोर में कुछ चल रहा है तो वही हरियाणा में भी चलना चाहिए, वही यूपी में भी चलना चाहिए, वही बिहार में भी चलना चाहिए। एंड दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्चुनेटली दिस इज देयर इन अमेरिकन कंट्रीज, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट देयर इन आवर कंट्री। तो वो एक गैप बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर स्कूल लेवल से हम लेके शुरू करें, उन टीचर को ट्रेन करें, वहाँ से ये मोमेंटम बने और फिर आने के बाद ये हायर लेवल पर ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो हम समझते हैं कि ओवर इन द कंट्री वी कैन डू मच बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बाद मैं इंजीनियरिंग की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बहुत हॉट टॉपिक और एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि खुद को कैसे पहचाने, मेरी एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या फिर जो पापा ने कह दिया जो सोसाइटी में चल रहा है बस मैं वही करता जाऊं, या खुद को समझूं या जानूं। और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम्स जो होती हैं वो कैसे हेल्प करती हैं खुद को जानने में, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम करें तो खुद के बारे में जान सके कि मेरी क्या इंटरेस्ट है, मैं किस में जाना चाहता हूँ, मेरा पैशन क्या है। कुछ चीज़ें तो खुदादात हैं, मतलब उसमें आपको पहचानने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर है। जैसे मेरी अगर आवाज़ अच्छी है तो वो है, मतलब दूसरे की नहीं हो सकती, या मेरी शक्ल बहुत अच्छी है तो है, वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती, या मेरी हाइट बहुत अच्छी है तो वो है, या मैं बांसुरी अच्छी बजाता हूँ तो बजाता हूँ, मेरी अलग है। तो ये तो एक तो अलग क्वालिटी है और वो हर आदमी अपनी पहचान लेता है, पहचान उसे खुद पहचान भी होती है और समाज भी, सोसाइटी भी उसको बता देती है कि यू आर इन गुड इनटू इट सो एंड सो एंड यू डू इट। ठीक। दूसरा, जो ज्यादातर लोग होते हैं उनको बहुत अरसे तक ये नहीं पता चलता कि उनका टारगेट क्या था, कैसे उनको वो खुद को पहचाने के भी क्या है। दरअसल वहाँ बहुत जरूरी जो है ना वो टीचर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इनफैक्ट पेरेंट्स की भी है। भाई हमारे बच्चों को हम जानते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा है कितना खराब है। क्लास में जब 60 बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बता सकते हैं एक आध दो क्लास के बाद ही हु इज हु एंड हु इज व्हाट, कितना अच्छा है कितना क्या। और हम ये भी उसको बता सकते हैं कि बेटा तुमको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, तुमको गेट की तैयारी करनी चाहिए, तुमको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, तुमको एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, तुम इसकी जगह इसमें चले जाओ। तो ये हम उसको बता सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 25-30 सालों का बड़ा वैल्यूएबल है उन बच्चों के लिए। ऐसे टीचर का भी, जो वो एक टीचर पिछले 20 साल से 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके बाद उन्होंने देखा है कौन बच्चे क्लास में कैसे थे और वो किस लेवल पे पहुंचे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर उन बच्चों को बता सकता है कि बेटा तुमको क्या करना चाहिए। सेल्फ बहुत कम हो पाता है कि वो इस बात को जानकारी ले पाए कि उसे क्या बनना है, ये बहुत कम हो पाता है। और ऐसे बच्चे जिनको कि ये जानकारी हो पाए और उसके बाद वो उसी फील्ड में चले जाएं, ये बहुत कम है। इसलिए मेंटरशिप जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ज़ाती तौर पे बहुत लेट पता चलता है कि मुझे शायद ये करना चाहिए था, वो काफ़ी देर हो चुकी होती है उस वक्त तक। तो इसलिए बेहतर है कि एट द वेरी वेरी अर्ली स्टेज अगर हम इस चीज़ को करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक जैसे डॉक्टर अरीज़ अहमद साहब हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने एक अर्ली गोल सेटिंग ड्रीम बिग का प्रोग्राम चला रखा है, जो स्कूलों से लेकर के कॉलेज के बच्चों सबके लिए है। मतलब स्कूल में अगर 9, 10, 11, 12 बच्चा है ना, उसको भी वो काउंसलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि जुडिशरी में क्या है, सिविल सर्विसेज में क्या है, इंजीनियरिंग में क्या है, मेडिकल साइंस में क्या है और एडवोकेसी में क्या है, सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, ओपन टू ऑल। और उसमें एक फोरम रहता है, उसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं सवाल, और बहुत मेहनत के साथ में वो ओरिएंट कर रहे हैं
दिल्ली में करते हैं, अब उन्होंने लखनऊ में शुरू किया, पटना में भी है, बेंगलोर में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, गुजरात में, अहमदाबाद में कर रहे हैं, सूरत में कर रहे हैं, असम में कर रहे हैं, एवरीवेयर। तो कंसर्न क्या है कि उन 9 से 12 तक के बच्चों का भी, फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके बच्चों का भी, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका भी, जो मेडिकल साइंस कर रहे हैं उनका भी, कि आप मतलब सेट योर गोल। सर इंडिया में हर साल तकरीबन 15 लाख 15.5 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं, बनते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा डेटा ये है कि तकरीबन 40% ऐसे इंजीनियर हैं जो अनस्किल्ड हैं, जो जॉब रेडी है ही नहीं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो जॉब के लायक नहीं है। तो इस पे बहुत सारी बातें होती हैं, इसका एक ठीक ठाक है, चर्चा है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो लोग हैं, उन्होंने 4 साल दिया इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग नहीं हो पाया, तो क्या वो स्विच कर सकते हैं दूसरे चीज़ों में, या फिर उन्हें और टाइम देना चाहिए कि खुद को वो एमटेक में डालें या और एकेडमिक में? उनके लिए क्या हो सकता है, ये जो 40% है जो अनस्किल्ड हैं? कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेसिफिकली अगर बात करूं, वो समझते हैं हमारा काम सिर्फ ये है कि पढ़ा दिया और बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया, बस जिम्मेदारी है वो मार्केट में जाके क्या करे हमें नहीं पता। हाँ। उधर इंडस्ट्री वाले ये सोचते हैं कि भाई उन्हें कोई तजर्बेकार बच्चे मिल जाए, बहुत कम, मतलब शुरू में तो मिल ही नहीं पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ फ्रेशर को भी लें, तो उनके अपने हिसाब से वो तैयार करते हैं, वो साल 2 साल में फिर भाग जाता है, वो छोटी सी तनख्वाह होती है, फिर उसके बाद दूसरी जगह स्विच ओवर कर लेता है। तो वो जो इंडस्ट्री है वो किसी कमिटमेंट के साथ में इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि देयर मस्ट बी अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। तो वो जो पॉइंट था कि 40% नहीं एलिजिबल हो पा रहा है, सही माने बताऊं तो सिर्फ 20% ही लोग जॉब पा रहे हैं, 80% लोग हाँ, ये कोर फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि ना तो उनको कॉलेज में वो मिल पा रहा है, ना इंडस्ट्री को वो मिल पा रहा है, तो वो गैप है। तो उस गैप को खत्म करने का मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि उधर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को मैंडेटरी, जैसे CSR फंड में मैंडेट दिया है कि वो हर हाल में एक एक्स अमाउंट जो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करेगा, ऐसे ही इंडस्ट्री को मैंडेट दें कि भाई वो 4 इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करेगा, 5 इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करेगा और वहाँ के साथ इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह स्टैब्लिश करेंगे, उन टीचर के साथ लाइसेंस करके उनको भी एक्टिव रोल प्ले करें, लेट देम गो टू द इंडस्ट्री एंड सी व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो अभी भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं, हालांकि कैट जैसी बहुत बड़े अच्छे एप्लीकेशन है, तो करिकुलम में चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हो सकता है आपको 4 मरतबा उसको बताना पड़े, बट उसका रिलेशनशिप जो आज नई टेक्नोलॉजी के साथ में हुआ है, दैट लिंक हैज टू बी क्रिएटेड। अनफॉर्चुनेटली आवर प्रोफेसर्स आर स्टिल दैट ओल्ड, तो अभी वो पुराने उस पर धर्रे पे चल रहे हैं, तो वो पूरा एक सर्कुलर चेंज लाने के लिए इट माइट टेक नेक्स्ट 10 more years और 20 more years, तो बहुत देर हो चुकी होगी, इसीलिए हमारा कंट्री पीछे गया। वरना भाई जिस तरीके से चाइना ने तरक्की करी है, अमेरिका कर रहा है, दूसरे ममालिक में कैसा क्या हो गया, वी हैव एनफ पोटेंशियल। आप देखें अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियंस आर देयर, ठीक है, तो इंडिया के अंदर पोटेंशियल तो है, फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रांग, मेंटली वेरी स्ट्रांग, वी आर रोबस्ट, वी आर स्मार्ट इन एनी रिस्पेक्ट, यूथ लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत है। तो अगर उसको चैनलाइज करें आप, तो बहुत कुछ हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारे टारगेट्स आर डिफरेंट। तो मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर वाकई डेवलप करना है हिंदुस्तान को, तो जो कम्युनिटी वी कॉल्ड वन कम्युनिटी इज द टीचिंग कम्युनिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टिल कॉलेज लेवल, दिस एंटायर कम्युनिटी हैज टू कम forward and has to be together, they must be together and they should come forward to take the task, you know, इसमें कुछ इनिशिएट ऐसा करेंगे तो फिर राइट, तो वो अगर करेंगे तो हमारी जो 20s है पूरी, और इनमें छोटे छोटे को भी ले लें, हम स्कूल वालों को भी ले लें, तो सॉफ्ट स्किल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी है। हमारे पास लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्किंग और रेजिलियंस, बहुत सारी चीज़ें जो हमें डेवलप करनी है, हमारे पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास बोलने की वैसी सलाहियत ही नहीं है, जब हम अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम चीज़ें इनिशिएट कैसे करेंगे, या फिर हम कैसे किसी जॉब के लिए या किसी खुद को मैं अगर आपसे पूछूं, ये मोबाइल है, कितना वक्त देते हैं आप दिन में?
मेरा 5 घंटे एवरेज है, 5 घंटे आपका, एवरेज। ठीक है। मैं भी कम से कम 5-6 घंटे एवरेज मेरा चला जाता है, बिकॉज हुँ, अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें तो अब तो बहुत सारे काम व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू इससे होते हैं, तो इसलिए भी हाँ, देखना पड़ता है। वो लेकिन तो होता ज़रूरी है। क्या है, जब आप व्हाट्सएप देख रहे हैं तो यू स्टार्ट, तो वो आप डिविएट हो जाते हो, ठीक है। तो फुली आप डेविएशन यहाँ पे। फुल डिविएशन है। हाँ, और दूसरी जो एक इसकी वजह का जो लॉस हो रहा है खासकर यंगर जनरेशन में, देखिए पहले ये कहा जाता था कि जो भी कर रहे हो वो करो पहले, हाँ, मतलब कंसंट्रेट हाँ, ऑन वन थिंग। हुँ, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ठीक है। खेल रहे हो तो खेलो, हुँ, हंस रहे हो तो हंस रहे हो, घूम रहे हो तो घूमो, हुँ, मतलब एक काम एक वक्त में होना चाहिए। तो जब आप एक काम एक वक्त में करते हो तो वो चीजें मेमोराइज होती हैं हुँ, आपकी, आप उसको डाइजेस्ट करते हो, हुँ, फिर उसकी वो चीज आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनती है, हाँ, राइट। पॉइंट। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप सब कुछ तो कर रहे हो लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपने कभी तो गाना सुन लिया, कभी आपने कुछ पढ़ाई की बात सुन ली, हाँ, कभी मजहबी चीजें कुछ सुन ली, कभी स्पोर्ट्स की सुन लिया, कभी इलेक्शन की पर, मतलब यू आर नोन फॉर एवरीथिंग बट यू आर नॉट एक्सपर्ट इन फॉर इन एनी काइंड ऑफ एनी थिंग। थिंग। मतलब हाँ, कुछ भी आपको एक्सपर्टीज के तौर पर आप बिल्कुल जीरो है। मतलब आपसे छोटे छोटे चीजें आपको, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है तो आप बता देंगे, सही। एजुकेशन में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत बता देंगे, आपको स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है आएगा कुछ नहीं, हाँ, खेलना कुछ नहीं आएगा। इसीलिए ये जो चीज़ है, इसके जो बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं और इसको हमें कहीं ना कहीं अगेन फिर वो टीचिंग कम्युनिटी और पेरेंट्स ये अगर साथ में है, इसको भी एक चैनलाइज करना ज़रूरी है कि उतना ही देखा जाए और उतनी ही कंटेंट देखे जाए जितने की ज़रूरत है। उ- उसमें 90% इज वेस्ट, 10% इज यूजेबल। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नो डाउट इन इट, हुँ, बहुत कंटेंटफुल है, नो डाउट इन इट, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हुँ, व्हाट टू सी, व्हाट नॉट टू सी। हुँ, कुछ भी उठा के देखने लगे और सारी चीज़ें सबके लिए नहीं है। नहीं है। हुँ, तो हमारा जो यूथ बेकार हो रहा है, जिसकी वजह कर पूरे कंट्री पे मुसीबत आने वाली है, वो जरूरी है कि उसको टैकल किया जाए। देखिए हमारा, आई एम नाउ 50, तो मैं गुंचे के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। क्या बात है। तो हम तो हो गए, अब बेटा सही। तुमको करना है तो यू हैव टू डू इट। तो अब हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो वो जो एज है ना, उसको संभालना, बताना, कंट्रोल करना, वो कौन करेगा? टीचर भी नहीं कर पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज नहीं है। तो पूरा सोसाइटी, समाज बिल्कुल एक एक तरीके से कहते हैं ना, अंगार के बीच में है, और सही। कब जल के भस्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, कब एक फट जाएगा, नहीं पता। मतलब सही। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री लाइक इंडिया, वी हैव टू, वी मस्ट हैव ए ग्रेट कंट्रोल फॉर दिस इंटायर जनरेशन 20s में जो है अभी खासकर, इनके लिए बहुत कुछ अच्छे से प्लान करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ दो तरह के स्किल्स जो हम लोग आजकल बात करते हैं, एक तो वोकेशनल स्किल्स कह रहे हैं जो हुँ, मार्केट की डिमांड है, हुँ, और एक सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करते हुँ, हुँ, हैं। हुँ। तो मेरा ख्याल ये है कि सॉफ्ट स्किल में तो तकरीबन हर जगह पर भी बहुत बड़ा फेलियोर है। हाँ, मतलब जो हम लोग पहले हम बात करते थे अदब की, तहजीब की, तमद्दुन की, खुलूस की, मोहब्बत की, ईमानदारी की, सच्चाई की, दयानतदारी हुँ, की, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स थे। दीज हुँ, आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स। सही। बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बोलना है, कैसे शफकत करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कब खाना खाना है, खाने पे अगर दस्तरखान पे बैठे हैं तो पहले किसको निकालने दें, अपना हाँ, हाथ ना बढ़ाएं, मतलब ये सही, सारे स्किल्स थे पहले, सॉफ्ट स्किल्स। बिल्कुल। तो ये तकरीबन खत्म हो चुके हैं, मतलब हुँ, हमारे समाज से, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और हुँ, उसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपकी पर्सनालिटी पे जाता है, और पर्सनालिटी फिर वैसे ही डेवलप होती है, और उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट करती इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब आप अच्छे इंजीनियर बन जाओ, अच्छे डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर वो एट्रीब्यूट्स आपके अंदर नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, तो वो अच्छा डॉक्टर भी नहीं हो सकता, अच्छा इंजीनियर भी नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, स्पोर्ट्समैन भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो चीज़ें उसकी खत्म हो जाती हैं। इसलिए एक बात जो अनफॉर्चुनेटली अभी पूरे कंट्री में जो इस तरह के सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करते हैं, या मेरे कॉन्सेप्ट है, द रियल वर्ल्ड इज वर्चुअल, एक स्टेटमेंट है,
You must think about it. रियल वर्ल्ड इज Is virtual. Real world is वर्चुअल। virtual. कैसे, मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। जो कुछ दिख रहा है वो सब धोखा है, जो नहीं दिख रहा है वो सब हकीकत है। कैसे? कैसे? अब आप ये देखिए कि मतलब आज मनी ट्रांसफर करते हो, आपने कुछ बटन दबाए और एक अकाउंट से फिगर दूसरे चेंज हो अकाउंट में गया। फिगर चेंज हो गया। आपने कोई नोट छुआ नहीं। कहीं, पैसा लिया कहीं, दिया कुछ किया, कुछ नहीं किया। एक था, एक देयर इज सम वर्चुअल थिंग बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस। ठीक है, एक जगह से वो हो गई। मतलब मैं अगर किसी से पूछूं कि जिस्म एक आदमी जिंदे में और मरे हुए में क्या फर्क है, पूछा जाए हाँ। तो क्या कहेंगे? मतलब एक आदमी मर गया, उसमें क्या कम हुआ? वो आम जो रूह, जो उसका देखिए सॉल है। आपने, नहीं, कहाँ है वो? लेकिन है आपके जिस्म से कोई हिस्सा कम हुआ? कोई टांग, कोई नाक, कुछ कोई ना। बाँह, कुछ सब कुछ वैसे ही है। क्या कम हुआ? यू कॉल इट सोल, यू कॉल इट एनर्जी, हाँ, एनर्जी, रूह, रूह। यही तो कहें। बट यू नेवर सी, कभी नहीं देखते आप, कभी आपने देखा भी नहीं, बट यू बिलीव इट। व्हाट इज दैट? इट्स नथिंग बट वर्चुअल। रियल दैट्स है। अ वर्चुअल वर्ल्ड। हाँ। तो वर्चुअल वर्ल्ड ही तो रियल है। हाँ, अगर वो नहीं रही तो आपकी बॉडी कुछ भी नहीं। सही। ऐसे ही किसी भी चीज के अंदर समाज के अंदर अगर वो ईमानदारी, सच्चाई, नेकी, भलाई अगर खत्म हो गई, विच इज ऑल वर्चुअल, तो समाज खत्म, क्या बात। सब समाज खत्म। तो वो जो फिजिकल दिख रहा है, इट हैज नो इम्पोर्टेंस। तो जितना भी कुछ आपको रियल में दिख रहा है, ये पेड़, ये पौधे, ये चांद, सितारे, सैयारे, इंसान, ये जमीन, ये सब धोखा है। हकीकत वही है जिसकी आप बात, जिसको आपको शेप नहीं दे सकते, यानी ईमानदारी, सच्चाई, भलाई, खुलूस, मोहब्बत, इंसानियत, जो हम सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे थे ना, वही। अगर इन सब को हम देखें तो ये सब चीजें दिखती नहीं। तो दिस इज ऑल रियल। एंड जो चीज नहीं दिखती वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है। एंड दैट्स द रियल, एवरीथिंग इज नथिंग। सो दैट्स ऑल, द वर्ल्ड इज वर्चुअल। तो इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया कि रियल वर्ल्ड ही वर्चुअल। और जहाँ तक कि दूसरे स्किल की जो आपने बात करी, आईटी सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो दरअसल मुझे लगता है कि सक्सेस के लिए, मेरा अपना एक मानना ये है, किसी भी काम की सक्सेस के लिए, किसी भी काम, वॉट एवर इट इज, देयर मस्ट बी अ कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है, आपके कामयाबी कदम चूमेगी। लिख लें आप ये। और किसी भी चीज में, यू नेम इट, आप दुनिया में किसी भी फील्ड में आप करना चाहते हो ना, आप करते रहे। क्या होता है ना, परफेक्शन आता है। आर्मी में देखिए आप कैसी कैसी प्रैक्टिस कराते हैं, दौड़ाते हैं, तब जाकर के आप निखर के आते हो, यू बिकेम वेरी स्ट्रांग। नहीं करना चाहिए, जो हरगिज नहीं करना चाहिए, वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि वी गेट मनी आउट ऑफ इट। हम अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में या इंजीनियरिंग में या एडवोकेसी में या जिस प्रोफेशन में भी जाए, वो हम इसलिए जाना चाहते हैं कि बिकॉज वी गेट मनी, राइट। लेकिन उसको सोसाइटी एक्सेप्ट तो नहीं कर रही ना। मतलब कि अगर मैं ह्यूमैनिटी इसलिए ले लूँ कि मेरा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा मैं सोशल वर्क कर सकता हूँ, मैं MSW करूँगा और मैं काउंसलिंग करूँगा, मैं जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जो गरीब तबका है, उनको मैं ट्रेन करूँगा, पढ़ाऊँगा, मैं MSW के अंदर जाता हूँ और ठीक ठाक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, या बहुत हो सकता है लेट मिले। तो उस चीज़ को हमारी सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर कैसे हम, मैं क्यों फिर इंजीनियरिंग में जाऊँगा ना, मैं IT में जाऊँगा। तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, बिकॉज कहीं ना कहीं हम गैप बनाए हुए हैं। ठीक है ना, हमने इम्पोर्टेंस अपने समाज में डॉक्टर को दे रखी है। तो हर आदमी मेडिकल डॉक्टर बनना चाह रहा है बिकॉज ही इज अर्निंग मनी, राइट। या फॉर दैट मैटर आजकल पॉलिटिक्स में भी जाना चाह रहा है बिकॉज के भाई ही वुड लाइक टू अर्न मनी, नॉट टू सर्व द कम्युनिटी। किस मुकाम पे आप पहुंचे, किस जगह पहुंच गए, एक अलग बात है, लेकिन उसका बेस लाइन जो होनी चाहिए ना, भाई आप MLA बन जाओ, MP बन जाओ, प्रधान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो वो कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए ना, उसी के पर्पस के लिए बने ना। सिमिलरली सिविल सर्वेंट का भी है। तो हालांकि वो सिविल सर्वेंट है पूरा वो बेसिकली, लेकिन होता क्या है कि हम उसे ट्रीट कैसा करते हैं
कि हमारे साहब हैं, साहब है। आए तो वही तो अब वो भी लिंक हो गया कहीं ना कहीं समाज में, पैसे से, ओहदे से, चीजों से। तो वो जो एमएसडब्ल्यू वाला काम बेसिकली उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखिए कहीं कहीं ज्यादा पड़ रहा है हाँ, कि वो पूरे गांव के अंदर लोगों को मोटिवेट करके एजुकेशन में लेकर के आ रहा है, उनको काउंसिल कर रहा है। तो कम से कम उसका लाइफ पीरियड में 60 साल में अगर उसने पूरे गांव को बदल गया तो ही इज ए सक्सेसफुल स्टोरी। बिल्कुल जरूरी थोड़ी नहीं कि वो आईएएस आईपीएस बनने के बाद ही वो उतना कामयाब होगा। सही और बात है। हर आदमी आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, हाँ हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी हाँ डॉक्टर नहीं बन सकता। तो वो जो बन सकता है उसमें मेहनत करे और उस चीजों को डेवलप करे, और वही उसका इम्पैक्ट है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डॉक्टर साहब का कि इन्होंने बहुत इंसाइटफुल बातें बताई, और इसी तरीके से आप हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और भी बहुत बेहतरीन बातें अदर गेस्ट के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अलविदा कहता हूँ, फिर मिलेंगे कभी अगले वीडियो में।